टीएस इलियट का द वेस्टलैंड, इसका सेकंड सेक्शन जो है वो आज अपन शुरू कर रहे हैं इस क्लास में, जिसका टाइटल है ए गेम ऑफ चेस, जिसको आप सीन ऑफ सेडक्शन भी कह सकते हैं। सेडक्शन शब्द जो है ये, इसका अर्थ क्या होता है कि आप किसी को सेक्सुअली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेडक्शन। तो ये जो पूरा सेक्शन जो है इट इज डेडिकेटेड टू सेक्सुअलिटी ऑफ द मॉडर्न वेस्टलैंड, और यू कैन से द मॉडर्न पीपल आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उस जमाने में जो परवर्जन ऑफ सेक्सुअलिटी जो था उसके मुतालिक ये सेक्शन जो है टीएस इलियट ने लिखा है, ए गेम ऑफ चेस। इसके बहुत सारे अल्यूशन जो हैं उनकी भी हमें पहले चर्चा करनी पड़ेगी। इस पोएम, ये ए गेम ऑफ चेस जो दे रखा है, इसकी पोएम की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों पर जाने से पहले हमें बहुत सारी बातें जो हैं पहले ही जाननी पड़ेंगी। तो देखिएगा, इन टीएस एलियट्स द वेस्टलैंड द सेक्शन अ गेम ऑफ चेस, जो अभी अपन पढ़ेंगे, एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ इमोशनल एम्प्टीनेस। इसमें आपको क्या मिलेगा? इमोशनल एम्प्टीनेस यानी भावनात्मक सूनापन, खालीपन, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, टूटे हुए रिश्ते, आपस में कोई भावनात्मक लगाव नहीं रिश्तों में, एंड द स्ट्रगल्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, और मॉडर्न लाइफ उस जमाने के जो लोग थे उनके किस तरह के संघर्ष थे वो हमें देखने को यहां पर मिलेंगे। इट कंट्रास्ट टू वेरी डिफरेंट सीन्स। इस सेक्शन में ए गेम ऑफ चेस में इसको आप दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। कैसे? जब आपको यहां पर दो अलग अलग तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। पहला है वन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द रिच यानी अपर क्लास सोसाइटी, अनदर फ्रॉम द वर्किंग क्लास यानी पुअर पीपल। तो दो क्लासेस, दो सेक्शंस, दो वर्ग जो हैं आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। एक तो अपर क्लास सोसाइटी, दूसरा लोअर क्लास सोसाइटी। और इन दोनों में एक चीज कॉमन, और वो क्या है? वो है आपका सेक्सुअल परवर्शन। इसके संदर्भ में एक गेम ऑफ चेस जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आगे देखें, टू शो ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी सफर फ्रॉम द सेम डिसकनेक्शन एंड डिके। ये एक गेम ऑफ चेस जो है ये बताता है कि ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी का हर तबका, भले वो अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो, सफर फ्रॉम, वो पीड़ित है किससे? द सेम डिसकनेक्शन एंड डिके। डिसकनेक्शन यानी आपस में कनेक्शन नहीं होना, आपस में संपर्क नहीं होना। किनका? रिश्तों का। तो रिश्ते जो हैं इसमें डिसकनेक्टेड हैं। एंड डिके, और उनका क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। हर लेवल पर, सोसाइटी के हर लेवल पर ऐसा हो रहा है। ये एक गेम ऑफ चेस में बताया गया है कि भले ही आप अमीर परिवारों से ताल्लुक रखते हो, आपके भी आपस में रिश्ते सही नहीं हैं। भले ही आप गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हो या मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखते हो, वहाँ पर भी आपके रिश्ते सही नहीं हैं, और इनमें पतन की भावना जो है आ चुकी है, ये पतित हो चुके हैं। ये बातें हमें एक गेम ऑफ चेस में देखने को मिलेंगी। फिर आगे चलते हैं, हम थोड़ा बहुत इस समरी की यहाँ पर बात करेंगे कि मोटा मोटी आप इसमें क्या पढ़ेंगे। पहला जो आप सीन देखेंगे जो कि अपर क्लास से या रिच क्लास से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, द वेल्दी वुमन। वहां पर आपको एक अमीर महिला, जिसको मिसेस इक्विटॉन के तौर पे आप ले सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। अ रिच वुमन इज सराउंडेड बाय लग्जूरियस फर्नीचर। वहां पर क्या देखने को मिलेगा? एक अमीर महिला, लग्जूरियस फर्नीचर वहां उसके घर में मौजूद है, शोइंग हर वेल्थ एंड मटीरियलिज्म।
उसकी धन दौलत, उसका वर्णन मिलेगा। ठीक है, मैटेरियलिज्म, यानी मैटेरियलिज्म का मतलब क्या हो गया आपका, वैसे तो उपभोक्तावाद से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उपभोगवाद जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। डिस्पाइट हर ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, कि ये महिला चार तरफ इसके सुंदर सुंदर चीजें मौजूद हैं, सारी विलासिताएं की, सुख सुविधाओं की सारी चीजें मौजूद हैं, शी फील्स एम्प्टी एंड रेस्टलेस, यानी ये सब सुविधाएं होने के बावजूद वह अपने आप को खाली महसूस करती है, बेचैन महसूस करती है, एम्प्टी और रेस्टलेस महसूस करती है। हर थॉट्स टर्निंग इनटू मीनिंगलेस, उसके विचार जो हैं, थॉट्स जो हैं वो क्या हैं, मीनिंगलेस हैं। एंग्शियस क्राइज, चिंतित होकर के चिल्लाती रहती हैं। शी वेट्स फॉर हर लवर, ये अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। एंड देयर रिलेशनशिप इज पोर्ट्रेड एज कोल्ड एंड कैलकुलेटेड, और उनके रिश्ते को इस तरह से दर्शाया गया है कि इनके रिश्तों में कोई गर्माहट नहीं है, इनमें ठंडक आ चुकी, अर्थात प्यार गायब हो चुका है, केवल इनके बीच में जिस्मानी ताल्लुक है, फिजिकल रिलेशनशिप है। एंड कैलकुलेटेड, और ये रिश्ते जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, कैलकुलेटेड हैं ये। लाइक अ चेस गेम, जैसे चेस में होता है, चेस में क्या होता है, चेस में कोई रिश्ते विश्ते तो नहीं होते, चेस में ये होता है कि आपने एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को हराने के लिए चालें चलता है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप जो है वो भी किसकी तरह से है, चेस की चाल की तरह से है। वेयर इमोशंस आर मिसिंग, ठीक है, जहां पर भावनाएं नहीं होती हैं। एंड इंट्रैक्शंस फील मैकेनिकल, और आपसी जो इंट्रैक्शन है, संपर्क है, वो मशीनी अंदाज में नजर आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपसी जो रिश्ते हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के हैं, उनमें सिर्फ एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण है, उनमें कहीं पर भी भावनाएं नहीं हैं। ये बात इसमें प्रथम दृश्य में आपको बताई जाएगी। दूसरा सीन एक शराब खाने और मय खाने का आपको दिखाया जाएगा, जहां पर लोअर क्लास की कुछ महिलाएं जो हैं आपस में बैठी हुई हैं और बातचीत कर रही हैं। द सीन शिफ्ट्स टू ए बार इन लंदन, लंदन का एक बार है, वेयर टू वीमेन गॉसिप अबाउट देयर फ्रेंड लिल, जहां पर दो महिलाएं बैठी हुई हैं और अपनी एक सहेली लिल जिसका नाम है उसके बारे में ये डिस्कशन चल रहा है, उसके बारे में बातें कर रही हैं। लिल्स अपीयरेंस हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये जो लिल नाम की महिला है उसका जो चेहरा है, ठीक है, उसका जो फिगर है वो डिसफिगर हो चुका है, वो खूबसूरत की श्रेणी से थोड़ी बाहर हो चुकी है, यानी अब वो उतनी सुंदर नहीं रही जितनी की पहले हुआ करती थी। और इस विषय में ये बातें कर रहे हैं कि उसकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से अब वो सुंदर नहीं रही हैं। शी टुक मेडिकेशन टू एंड अ प्रेगनेंसी एज शी नियरली डाइड गिविंग बर्थ टू हर 5th चाइल्ड, अपने 5वें बच्चे को जन्म देते हुए लगभग वो मरते मरते बची थी, और अब चूंकि वो बच्चे आगे पैदा नहीं करना चाहती इसलिए वो क्या करती है, अपना अबॉर्शन करने के लिए कुछ दवाइयाँ लेती हैं, और उसकी वजह से उसका फिगर जो है, सौंदर्य जो है खराब हो जाता है। हर हस्बैंड हाउएवर कंटिन्यूज टू प्रेशर हर फॉर इंटीमेसी, लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के उसका पति जो है वो उसके साथ इंटीमेट होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन रखता है। शोविंग द स्ट्रेन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दियर रिलेशनशिप, जिससे हमें यह पता चलता है कि पति जो है अपनी पत्नी का कोई खास ख्याल नहीं रख रहा है, उसको सिर्फ अपनी सेक्सुअल या फिजिकल नीड जो है सिर्फ उससे मतलब है, उसको पत्नी के स्वास्थ्य, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके पास अन्य विकल्प खुले हैं कि यदि पत्नी जो है उसको फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो फिर उसको छोड़ करके कहीं और किसी और के पास चला जाएगा। इस तरह का डिस्कशन जो है यहाँ पर दिखाया जाता है, तो जिससे हमें यह पता चलता है कि रिश्तों में भावनाएं जो हैं नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए टी.एस. एलियट ने इसका जो टाइटल है
अ गेम ऑफ चेस बहुत ही सोच समझ करके लिया है, कि जहां पर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को सिर्फ हराने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ चालें चलता है, और यहां पर भावनाओं की क्या है, कमी है। ये सारी बातें यहां पर दिखाई गई हैं। इस सेक्शन में जो थीम्स हमें देखने को मिलेंगी, जिनको हम डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन सी हैं। पहला तो है इमोशनल डिस्कशन, इमोशनल डिसकनेक्शन, भावनात्मक डिसकनेक्शन, की भावनाएं जो आपस में जुड़ी भी नहीं है। बोथ द वेल्दी एंड वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स, इसमें दो तरह के कैरेक्टर्स दिखाए गए, अमीर और गरीब, दोनों क्लासेस के जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, शो वो ये दिखाते हैं कि हाउ रिलेशनशिप्स हैव बिकम कोल्ड एंड अनफुलफिलिंग, कि रिश्ते जो है किस तरह से थोथे हो चुके हैं, उनमें प्यार का अभाव हो चुका है, प्यार की गर्माहट जो है गायब हो चुकी है, और वो कोल्ड हो चुके हैं। फिर अगली थीम है डेस्पेयर, निराशा की। द सीन्स हाईलाइट द होपलेसनेस एंड स्ट्रगल्स फेस्ड बाय पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स, यानी अपर एंड लोअर, दोनों ही पार्ट में आपको क्या देखनी पड़ती है, होपलेसनेस एंड स्ट्रगल्स, कि हर जगह निराशा छाई हुई है, संघर्ष छाया हुआ है। मोर्टैलिटी एंड एंडिंग्स, द बारटेंडर्स कॉल्स एंड द रिपीटेड गुड बाइज इको द आइडिया दैट एवरीथिंग, लव, लाइफ एंड टाइम इवेंचुअली एंड्स। इसको यूं समझिए, जब ये ए गेम ऑफ चेस नामक सेक्शन खत्म होता है, तो इसकी अंतिम पंक्तियों में क्या होता है, वहाँ पर बार टेंडर जो है, जहाँ पर ये महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं, तो बार बंद होने का समय हो चुका है, तो वो बार बार घोषणा करता है कि बार बंद होने का समय हो चुका है, समय हो चुका है, समय हो चुका है। तो ये जो इको है, ये गूंज है, ये एक तरफ इशारा कर रही है कि हर चीज का अंत होता है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस वेस्टलैंड में। किसका अंत होता है? इसमें जिंदगी का अंत होता है, टाइम का अंत होता है, और प्रेम का अंत होता है। वो इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिलती है। इन सिंपल टर्म्स, आसान सी भाषा में कहें, दिस सेक्शन, जिसका टाइटल क्या है, ए गेम ऑफ चेस, शोज, ये दिखाता है दैट नो मैटर हाउ रिच और पुअर यू आर, कि आप भले ही अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडर्न लाइफ फील्स एम्प्टी, ये आधुनिक जीवन जो है आपको कैसा नजर आता है, कैसा महसूस होता है, एम्प्टी, खाली, एंड ब्रोकन, और टूटा हुआ, विथ पीपल लूजिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस, और लोग जो हैं आपस में, ठीक है, उनका कोई मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं है, मीनिंगलेस हो चुके हैं वो, एंड फेसिंग डिस्पेयर, और एक दूसरे के साथ में उनको आखिर में निराशा ही हाथ लगती है। ये चीज यहां पर बताई गई। क्यों? क्योंकि रिश्तों में चालें चली जा रही हैं। ठीक है, इसीलिए इसका टाइटल क्या दिया है, ए गेम ऑफ चेस दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। ये जो टाइटल है ए गेम ऑफ चेस, याद रखिएगा, ये टॉमस मिडलटन का एक प्ले है, वीमेन बिवेयर वीमेन, ठीक है, जिसको 1621 से 1627 के बीच में परफॉर्म किया गया था। पहले नाटक कंपनी के लिए लिखे जाते थे, और नाटक कंपनी उनको परफॉर्म करती थी, पब्लिश नहीं करती थी। बाद में इसको पब्लिश किया गया 1657 में, इनकी मृत्यु के पश्चात। तो टाइटल क्या है, विमेन बिवेयर ऑफ विमेन, अर्थात औरतों से सावधान रहो, ये इसका टाइटल है ड्रामा का। ठीक है, जिसका मंचन हुआ था 1621 से 1627 के बीच में। इस ड्रामा से ये टाइटल लिया गया है। वेयर ए चेस गेम मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स सेडक्शन एंड मैनिपुलेशन, और इस ड्रामा में एक सीन आता है जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, और वो सीन किसका है, एक चेस गेम का है। दो महिलाएं, ठीक है, एक चेस का गेम खेलती हैं, ठीक, और ये सीन जो है ये सेडक्शन और मैनिपुलेशन का सीन है। इट इज ऑफन मिस्टेकनली लिंक्ड टू मिडलटन्स लेटर प्ले। ये जो टाइटल है ए गेम ऑफ चेस, अक्सर लोग समझ लेते हैं कि
मिडल्टन का एक और प्ले है जो 1624 में आया था, और इसका टाइटल क्या है? ए गेम एट चेस। तो लोग सोचते हैं कि टीएस एलियट ने ए गेम ऑफ चेस, ये जो सेक्शन लिखा है, ये टाइटल ए गेम एट चेस कहीं इससे प्रेरित तो नहीं है। उनके दिमाग में ऐसा आ जाता है, लेकिन ऐसा यदि आता है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ए गेम एट चेस जो कि 1624 में आया था, ठीक है, ये तो अपने आप में एक सैट्रिकल पॉलिटिकल एलेगरी है दैट यूजेस चेस एज अ मेटाफर टू क्रिटिक द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टेंशन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन ड्यूरिंग द जैकोबियन ईरा। जैकोबियन एरा के दौरान इंग्लैंड और स्पेन में जो टेंशन चल रही थी उसको शो करता है ए गेम एट चेस मिडल्टन का। ठीक है, ए गेम ऑफ चेस जो कि टीएस एलियट का है, ये टाइटल तो केवल कहां से लिया गया है? विमेन बिवेयर ऑफ विमेन। उसमें एक दृश्य ऐसा आएगा जिसमें दो महिलाएं आपस में चेस खेलती हैं और एक महिला जो है दूसरी महिला के खिलाफ साजिशें रचती हैं। ठीक है, और जो महिला साथ में चेस खेल रही है उसकी बहू को सेक्सुअली सिड्यूस करवाने की वो कोशिश कर रही है। तो वहां से इसको लिया गया टाइटल को। हाउएवर, विमेन बिवेयर विमेन प्रोवाइड्स द थीमेटिक इंस्पिरेशन रेलेवेंट टू एलियट्स यूज इन द वेस्टलैंड। टीएस एलियट ने वेस्टलैंड में जिस थीम को चुना है उस थीम के लिए इंस्पिरेशन, रेलेवेंट इंस्पिरेशन जो है वो उसको कहां से मिली है? विमेन बिवेयर विमेन से मिली है। इसलिए ये प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे सकता है कि मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछ लिया, ए गेम ऑफ चेस द टाइटल has been derived from, कि ये टाइटल कहां से लिया गया है। एक विकल्प आपको यूं दे दे, मिडल्टन्स ए गेम एट चेस, और एक विकल्प आपको ये दे दे, मिडल्टन्स विमेन बिवेयर ऑफ विमेन। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी इसमें रहेगा। इसमें कोई गलती मत कर देना भाई। ठीक है, और वैसे टाइटल देखो क्या है? विमेन बिवेयर ऑफ विमेन, कि महिलाओं से सावधान रहो, क्योंकि इसमें महिला जो है दूसरी महिला के खिलाफ साजिश रचती है। ठीक है, और उसको सेक्सुअली सिड्यूस करवाती है एक ड्यूक से। तो महिला जो है महिला की दुश्मन बन जाती है इसमें। और हम जिस टाइटल की बात कर रहे हैं, ए गेम ऑफ चेस, वो यहीं से लिया गया है जिसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। देखिए वो क्या था। इन टॉमस मिडल्टन्स प्ले विमेन बिवेयर विमेन, द चेस गेम सीन इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एंड सिंबॉलिक मूवमेंट्स। ये काफी चर्चित सीन है इस ड्रामा का। किस कॉन्टेक्स्ट में है? पहले आप वो कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। ठीक है, इन द प्ले, कौन से प्ले के अंदर? इसमें विमेन बिवेयर विमेन। इसमें एक महिला है लीविया, ए मैनिपुलेटिव एंड स्कीमिंग वुमन। एक बहुत ही मैनिपुलेटिव वुमन है। स्कीमिंग वुमन यानी प्लानिंग करने वाली, योजना बनाने वाली, कि इसको ऐसे फंसाना है, इसको ऐसे फंसाना है, जैसे चेस में करते हैं ना, ये चाल ऐसे चलेंगे, ठीक है, फिर इसमें ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये वैसी वाली औरत है। नाम क्या है? लीविया।
हेल्प्स द ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस की मदद करती है। अब मदद करना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या करने में मदद करती है वो देखो। सीड्यूस बियांका, ये बियांका नाम की एक लड़की है, अ यंग एंड रिसेंटली मैरिड वुमन, एक युवा लड़की है जिसकी हाल ही में शादी हुई है। अब शादीशुदा महिला है, शादीशुदा लड़की है, उसको ये सीड्यूस करवाना चाह रही है। किससे? ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस से, और उसकी ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस की ये मदद करती है। तो ये इलीगल है, गलत है, नैतिक रूप से अनएथिकल है। बियांका इज मैरिड टू लिंशियो, ठीक है, बियांका की शादी किसी भी लिंशियो से, ए मैन ऑफ लोअर सोशल स्टैंडिंग, बेचारा साधारण सा इंसान है, ठीक है। लीविया ऑर्केस्ट्रेट्स द सेडक्शन बाय डिस्ट्रैक्टिंग बियांकाज मदर इन लॉ ड्यूरिंग अ क्रिटिकल मोमेंट। अब ये लीविया जो है क्या करती है, ये प्लान करती है, ऑर्केस्ट्रेट्स करती है, व्यवस्था करती है किसकी? द सेडक्शन की, कि ड्यूक को मौका देती है कि उस टाइम पे मैं उस महिला जिसका नाम है क्या, बियांका, उसकी जो मदर इन लॉ है उसको मैं अपने साथ चेस के गेम में बिजी रखूंगी, तुम पीछे से जाना, उसको सिड्यूस करना, ठीक है, उसके साथ में रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। ये सारी व्यवस्थाएं कौन करती है? ये करती है लीविया। तो लीविया क्या है? एक स्कीमिंग वुमन है। तो एक तरह से वो रिश्तों में क्या कर रही है? इन महिलाओं के साथ क्या खेल रही है? चेस खेल रही है, ठीक है। और वैसे चेस ऑफ गेम जो है एक्चुअल में खेला भी जाता है किसके बीच में? देखो, द चेस गेम। लीविया इनवाइट्स द ओल्ड मदर इन लॉ, यानी लिंटियोस मदर, ये लिंटियो जो है उसकी मां और बियांका की जो सासू है उसको अपने घर पे बुलाती है फॉर ए फ्रेंडली गेम ऑफ चेस। क्या करने के लिए? कि आज अपन चेस खेलेंगे। अब चेस के गेम में तो भाई टाइम लगता है ना। वाइल द मदर इन लॉ इज एनग्रॉस्ड इन द गेम, जब मदर इन लॉ चेस का गेम खेल रही है, लीविया क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ड्यूक टू सिड्यूस बियांका इन अनदर पार्ट ऑफ द हाउस। घर के दूसरे हिस्से में वो ड्यूक को इनवाइट कर लेती है और उसको कह देती है कि तुम बियांका के पास चले जाओ, उसको सिड्यूस करो, उसके साथ रिलेशनशिप बनाओ। द चेस गेम बिकम्स अ लिटरल यानी शाब्दिक, एंड सिंबॉलिक डिस्ट्रैक्शन। अब ये चेस गेम जो है वास्तव में क्या कर रहा है? डिस्ट्रैक्ट कर रहा है किसको? उसकी सासू को, बियांका की। दूसरा, सिंबॉलिकली भी क्या कर रहा है? डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि उसका ध्यान यहां चेस गेम पे है और पीछे से वो ड्यूक जो है उसकी बहू के पास चला गया है। ये दो चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती है। अब लिटरल डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है? द मदर इन लॉ इज सो फोकस्ड ऑन प्लेइंग चेस, वो मदर इन लॉ जो है चेस खेलने में इतनी ज्यादा फोकस्ड है विद लीविया के साथ में, दैट शी रिमेन्स अनअवेयर ऑफ द ड्यूक्स एक्शंस, कि ड्यूक जो है वो क्या कर रहा है उसकी बियांका के साथ में, उसको कुछ पता नहीं है। ये है लिटरल डिस्ट्रैक्शन। दूसरा, सिंबॉलिक डिस्ट्रैक्शन। द चेस बोर्ड सर्व्स एज ए मेटाफर फॉर मैनिपुलेशन एंड स्ट्रैटेजी। चेस बोर्ड, शतरंज का खेल जो है वो एक रूपक है, यहां पे मेटाफर है किसके लिए? मैनिपुलेशन, बनावटी नकली बातों के लिए, एंड स्ट्रैटेजी, और ये चाल जो खेली जा रही है उसके लिए। ईच मूव ऑन द चेस बोर्ड रिफ्लेक्ट्स द कैलकुलेटेड एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन द सेडक्शन प्लॉट। ये जो सेडक्शन की जो कहानी चल रही है उसमें प्रत्येक पात्र जो है अपनी चालें चल रहा है, उसका प्रतीक है ये चेस बोर्ड। द आउटकम, फिर इस चेस गेम का परिणाम क्या निकलता है? द ड्यूक सक्सेसफुली सिड्यूसेस बियांका ड्यूरिंग द गेम। जब ये गेम चल रहा होता है तो उस दरमियान ड्यूक जो है बियांका को सिड्यूस करने में सफल हो जाता है, ठीक है, पहला ये परिणाम। दूसरा, जो इन दोनों महिलाओं के बीच में जो चेस चल रहा है, सिंबलाइजिंग कंट्रोल एंड पावर, जो प्रतीक है कि कौन पावरफुल है और कौन किसको नियंत्रित करता है।
emphasizes the mother-in-law's inability to protect Bianca. ये मदर इन लॉ जो है अपनी बहू बियांका को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, ये दिखाता है. पावर किसके पास है? लीविया के पास. वो कंट्रोल कर रही है, वो सारा गेम वो खेल रही है. एज शी इज चेकमेटेड बाय लीवियाज कनिंग. लीविया चतुराई से उसको चेकमेट कर देती है चेस के गेम में, जो ये दिखाता है कि वैसे भी उसने हरा दिया है. उसकी बहू जो है उसको सिड्यूस कर दिया गया है ड्यूक के द्वारा. उसके साथ ड्यूक ने रिलेशनशिप बना लिए, ठीक है. तो यहां पर भी इसकी हार होती है. इस तरह से दिखाया जाता है कि कौन गेम को कंट्रोल कर रहा है, कौन पावरफुल है और किस तरह से चालें चली जा रही हैं. तो ये चालें कहां चली जा रही? रिश्तों में चली जा रही हैं. थीम्स हाईलाइटेड. अब इसके द्वारा थीम कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी थीम हमें देखने को मिलती है? मैनिपुलेशन एंड डिसीट, बनावटीपन और धोखा, मॉरल डिके, नैतिक पतन, ऑब्जेक्टिफिकेशन. दूसरा ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी महिलाएं जो है, ये दर्शाया गया इसमें. बियांका बिकम्स ए पॉन इन द ड्यूक्स डिजायर्स. ड्यूक जिसका मन आ चुका था, दिल आ चुका था बियांका पे, तो उसकी नजर में वो तो एक पॉन है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु मात्र है. तो महिलाओं को यहां पर क्या बना दिया गया है? ऑब्जेक्ट बना दिया गया है. रीइंफोर्सिंग द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन इन द प्ले. इस नाटक में दिखाया गया कि महिलाएं तो सिर्फ क्या है? ऑब्जेक्ट हैं, उपभोग की वस्तु हैं. ये थीम है यहां पे. अब ये जो टाइटल है टीएस एलियट ने जो चूज किया है, उसके संदर्भ में देखिए इसको. रेलेवेंस टू द टाइटल. इन टॉमस मिडल्टन्स वीमेन बिवेयर वीमेन, ए चेस गेम इज यूज्ड एज अ डिस्ट्रैक्शन. चेस गेम को डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज किया गया है. लीविया uses it to divert the attention of Bianca's mother-in-law while the Duke seduces Bianca. Duke seduce कर रहा है बियांका को. उसी दरमियान चेस गेम खेला जाता है लीविया और बियांका की मदर इन लॉ के बीच में, और इससे उसकी मदर इन लॉ डिस्ट्रैक्ट होती है, उसका ध्यान जो अपनी बहू से हट जाता है, और इसका फायदा ड्यूक उठाता है. द गेम रिप्रेजेंट्स मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल. तो इस तरह से ये गेम जो है मैनिपुलेशन और कंट्रोल जो है उसको शो करता है. वेयर द पीपल इन्वॉल्व्ड आर लाइक पॉन्स बीइंग यूज्ड फॉर ए लार्जर स्कीम. कि जिसमें ये पीपल जो इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ एक प्यादे हैं जो बड़ी स्कीम के लिए इनको काम में लिया जा रहा है. दे आर बीइंग यूज्ड. अब टीएस एलियट की वेस्टलैंड की बात करते हैं. द सेक्शन कॉल्ड अ गेम ऑफ चेस also uses the game as a metaphor. यहां पर भी चेस गेम को एक मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है. फॉर रिलेशनशिप्स. किसको व्यक्त करने के लिए? रिश्तों को व्यक्त करने के लिए. कि ये जो आधुनिक युग के जो लोग हैं ये आपस में रिश्तों में भी क्या करते हैं? चेस खेलते हैं, यानी गेम खेलते हैं एक दूसरे के खिलाफ. ये दिखाते तो यूं हैं कि हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, हम एक दूसरे के साथ में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, हमारे बीच में अत्यधिक प्यार है, हमारे रिश्तों के बीच में प्यार की गर्माहट है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं? चालें खेलते हैं. हियर रिलेशनशिप्स आर कोल्ड एंड डिटैच्ड. यहां पर आपस में जो रिश्ते हैं उनमें ठंडापन आ चुका है, प्यार की गर्माहट गायब हो चुकी है. एंड डिटैच्ड, और रिश्ते में जो दो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच्ड नहीं है, दे आर डिटैच्ड. ये बात एक गेम ऑफ चेस में हमें बताई गई है. विद पीपल प्लेइंग गेम्स इंस्टेड ऑफ हैविंग रियल इमोशनल कनेक्शन. एक दूसरे के साथ में वास्तविक भावनात्मक रिश्ता रखने के बजाय ये क्या करते हैं? प्लेइंग गेम्स, एक दूसरे के खिलाफ गेम्स खेलते हैं. अब गेम का मतलब ऐसा नहीं है कोई ताश का गेम खेल रहे हो या लुकम वो छुपम छिपाई खेल रहे हो, ऐसा नहीं है. गेम खेलने का मतलब क्या है? धोखा देना. एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं. लाइक इन मिडल्टन्स प्ले. ठीक, कैसा धोखा, कैसा गेम? जैसा कि मिडल्टन का बिवेयर ऑफ विमेन उसमें होता है वैसा. द चेस बोर्ड रिप्रेजेंट्स हाउ पीपल आर यूज्ड और कंट्रोल्ड. ये चेस बोर्ड हमें ये दिखाता है कि लोग जो हैं कैसे यूज किए जा रहे हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जा रहा है.
एंड इमोशनल इंटीमेसी इज लॉस्ट, और कैसे रिश्तों से भावनात्मक अपनापन गायब हो चुका है। ये सारी बातें यहां पर हमें बताई जाती हैं। तो ये है इस टाइटल से रेलेवेंस। तो यहां तक तो मैंने आपको टाइटल से जुड़ी बातें जो है बताई है। अब हम पोएम को शुरू करेंगे। क्लियर? तो ये जो अभी तक जो बातें हुई है वो कहां तक हुई है? वो हुई है इसके बैकग्राउंड में, कि ये एक गेम ऑफ चेस जो है उसको समझने के लिए ये बातें आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं। अब चलिए पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या दिखाया गया है वो देखेंगे। Degradation and post-war luxuries abounds in the first stanza। ये पहला स्टेंजा शुरू होगा। इसमें डिग्रेडेशन, पतन, एंड पोस्ट वार लग्जरीज अबाउंड्स, की विश्व युद्ध प्रथम जो है बीत चुका है, उसके बाद की जो जनरेशन है, अपर क्लास सोसाइटी का विवरण किया गया है। इनके पास लग्जरीज अबाउंड्स यानी प्रचुर मात्रा में लग्जरीज हैं, लेकिन ये जो जनरेशन है डिग्रेडेड हो चुकी है, पतित हो चुकी है। यहां पर ये चीजें हमें बताई जाएंगी। A wealthy, highly groomed woman surrounded by exquisite furnishings। यहां पर दृश्य है एक बहुत ही अमीर और बहुत ही उच्च कुलीन महिला का जो वेल ग्रूम्ड है, सराउंडेड बाई एक्सक्विसाइट यानी ब्यूटीफुल फर्निशिंग्स। चारों तरफ उसके एम्बियंस जो है काफी ब्यूटीफुल है, विलासिता की वस्तुएं हैं, ठीक है, दुनिया जहान की महंगी महंगी चीजें उसके घर में पड़ी हैं, और उनके बीच वो महिला बैठी हुई है। शुरू करते हैं। द चेयर शी सैट इन। अब शी शब्द जो किसके लिए आ रहा है देखिए, रेफर्स टू मिसेस एक्विटोन। ये शब्द जो है किसके लिए काम में लिया गया है? मिसेस एक्विटोन के लिए। हालांकि कुछ एडिटर्स जो हैं ये भी सुझाव देते हैं कि ये जो लेडी ऑफ रॉक्स और लेडी ऑफ सिचुएशंस जो फर्स्ट पार्ट में जिसका जिक्र आया था, ठीक है, ये वो महिला है। कुछ लोग तो ये कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये कौन है? ये मिसेस एक्विटोन है। तो हम चलिए इसको मिसेस एक्विटोन को मान लेते हैं, जिनके बारे में मैडम सोसोस्ट्रिस जो है ये कहती है टायरेसिस से कि तुम उसको कह देना कि उसकी जन्म कुंडली मैं लेकर के आ रही हूँ उसके घर पे ही, इसको यहाँ मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, मैं खुद घर पे चल के आ जाऊंगी। यानी वो इतना रुतबा वाली महिला है, इतने रुतबे वाली महिला है, इतनी अमीर महिला है, इसलिए मैं खुद उसके पास चली जाऊंगी। तो हम ये मानते हैं कि ये शी जो शब्द है किसके लिए आ रहा है? मिसेस एक्विटोन के लिए आ रहा है, जो एक काल्पनिक पात्र पहले बताया गया है। द चेयर शी सैट इन, कि वो जिस कुर्सी पर बैठी हुई है, लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, उस चेयर की तुलना करी गई है किससे? ए बर्निश्ड थ्रोन से। ए बर्निश्ड थ्रोन यानी ए ब्राइट थ्रोन। बर्निश्ड का मतलब क्या है? ब्राइट से है। ए ब्राइट थ्रोन, थ्रोन का मतलब जानती हैं आप सिंहासन से, कि कोई आम कुर्सी नहीं है, बहुत ही लग्जूरियस चेयर है उसकी, जिसकी तुलना एक सिंहासन से करी जा रही है। तो हियर इज, ये जो बर्निश्ड थ्रोन, ये जो पंक्तियां आई हैं, ये पंक्तियां कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है किससे? इट इज एन इको ऑफ इनोबार्बस डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लियोपेट्राज बार्ज इन शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। शेक्सपियर का जो ड्रामा है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, वहां पर एनोर्बस जो है वो क्लियोपेट्रा का जो बार जो है उसका डिस्क्रिप्शन करता है, उससे मेल खाती है पंक्तियां। क्या कहता वो जब ये वर्णन करता है? देखिए, द बार्ज शी सैट इन, देखिए शी सैट इन, ये पंक्तियां मिल रही हैं यहां पे, शी सैट इन, लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन, लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन एज इट इज, ये पंक्तियां वहां से मिल रही है। अब तो ये पंक्तियां वहां से ली गई है, ठीक है। वहां पर सिर्फ क्या था? द बार्ज, और यहां पर अगले क्या काम लिया है? द चेयर। क्लियर? तो ये पंक्तियां एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा जो कि शेक्सपियर ने लिखा है वहां से ली गई हैं, वहां से अल्यूशन है इसका। बर्न्ड ऑन द वाटर, पानी के ऊपर एक जहाज होता है, फ्लैट बॉटम्ड होता है, जिस पर सामान रखना या बैठने के काम में आता है, उसको कहते हैं बार्ज। क्लियर? तो
तो वहां से ये पंक्तियां जो है मेल खाती हैं। द चेयर शी सैट इन लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन, कि जो कुर्सी जिस पे बैठी थी वो एक चमकदार सिंहासन की तरह से था। ग्लोव्ड, ग्लोव्ड यानी शाइन के सेकंड फॉर्म शोन, चमक रहा था। ऑन द मार्बल, ऑन द मार्बल यानी द मार्बल यानी द ड्रेसिंग टेबल मेड ऑफ मार्बल। उसके सामने, महिला के सामने, कुर्सी के सामने एक ड्रेसिंग टेबल बनी हुई है, किसकी? मार्बल की बनी हुई है। वेयर, जहां पर, द ग्लास, आईना लगा हुआ है जिसमें मैडम जो है अपना चेहरा देख रही हैं। हेल्ड अप बाई स्टैंडर्ड्स रॉट विद फ्रूटेड वाइन्स, हेल्ड अप बाई स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का मतलब वुडन पिलर्स, कि लकड़ी के जो पिलर्स हैं उसमें वो शीशा लगा हुआ है, यानी उन पिलर्स ने उस आईने को थाम रखा है। रॉट विद फ्रूटेड वाइन्स, रॉट विद यानी ऑर्नामेंटेड विद, सुसज्जित, और वो पिलर्स जो हैं सुसज्जित है किससे? फ्रूटेड वाइन्स, उस पे अंगूर की बेलें जो हैं उनको उकेरा गया है उन पिलर्स के ऊपर, इतनी वो कीमती, इतनी इंपॉर्टेंट उसको बनाया गया है। फ्रॉम विच ए गोल्डन क्यूपिडॉन पीप्ड आउट, और वहीं पर गोल्डन क्यूपिडॉन, पहले तो फ्रूटेड वाइन्स का देख लीजिए, ये कार्व्ड इमेजेस ऑफ वाइन्स लेडन विद ग्रेप्स, उस पिलर के ऊपर जो अंगूर की बेल जो होती है अंगूरों के गुच्छों सहित उसको कार्व यानी उकेरा गया है, इतनी महंगी कीमती लकड़ी है ये। ए गोल्डन क्यूपिडन, देखिए, एन इमेज ऑफ गोल्डन क्यूपिड, क्यूपिड क्या है? लव गॉड, ठीक है। यहां उस पिलर के ऊपर क्या बनाया गया है? सुनहरे रंग में गोल्डन क्यूपिड जो है, जो प्रेम का देवता है क्यूपिड, उसकी भी प्रतिमूर्ति जो है वहां पर स्थापित है। और ऐसे नजर आ रहा है जैसे वो आईने को उसने थाम रखा है और आईने के पीछे से वो झांक करके उस महिला को देख रहा है। पीप आउट, पीप आउट यानी झांक करके देखना। तो इस तरह का वर्णन जो है किया गया है जैसे कोई रानी या कोई देवी जो है यहां पर बैठी हुई हो। अनदर, अनदर का मतलब एक और इमेज, किसकी? उसी गोल्डन क्यूपिडोन की। तो क्यूपिड जो है प्रेम का देवता जो है उसकी एक आकृति नहीं बल्कि दो हैं। अनदर, दूसरा वाला जो क्यूपिड है, हिड, हिडन छिपा रखी है, हिज आईज, अपनी आंखें, बिहाइंड हिज विंग, अपने पंखों के पीछे। ये प्रेम का देवता जो है उसके पंख हैं, ये परी नहीं, परे की तरह से, परा है, परा है ना। तो उसकी आंखें जो हैं वो किसके पीछे छुपी हुई हैं? अपने पंखों के पीछे छुपी हुई हैं। डबल्ड द फ्लेम्स ऑफ सॉरी, अनदर हिड हिज आईज बिहाइंड हिज विंग, और दूसरा क्यूपिड जो है उसने अपनी आंखें अपने पंखों के पीछे छुपा रखी हैं। डबल्ड द फ्लेम्स ऑफ 7 ब्रांच्ड कैंडलबरा, पहले तो 7 ब्रांच्ड कैंडलबरा, इसको समझ लीजिए, ये रहा, ये मोमबत्ती दान है। ऐसे आपको समझ में नहीं आता, मैंने एक फोटो जो आपको लिए लगा दी है, ठीक है। तो ये 7 मोमबत्तियों को होल्ड करने वाला एक कैंडलबरा है। सही इसका नाम होता है कैंडलब्रम। अब यहां पर देखिए इसको, कैंडलबरा क्या है? ऑर्नामेंटल होल्डर्स विद ब्रांचेस फॉर कैंडल्स। द राइट वर्ड इज कैंडलाब्रम। इसका सही नाम क्या होता है? कैंडलाब्रम होता है, ठीक है। ये इस तरह का होता है। तो वहां वो मैडम जहां पर अपने श्रृंगार कक्ष में बैठी हुई हैं उसके समक्ष वहीं आसपास में क्या लगा हुआ है? इस तरह का मोमबत्ती दान जो है लगा हुआ है जिसमें मोमबत्तियां जल रही हैं, ठीक है। डबल्ड द फ्लेम्स, डबल्ड का मतलब दोगुनी करना या बढ़ाना, ठीक है। डबल्ड यानी लुक्ड डबल ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां इसका मतलब यह है कि आईने के आसपास में कहीं पर जहां पर ये मोमबत्ती दान लगा हुआ है उसकी रोशनी एक तो वर्चुअली वैसे दिखाई पड़ रही है ना, दूसरा उसका रिफ्लेक्शन जो है किस में दिख रहा? आईने में। तो इस तरह से ये दो दिख रहे हैं। तो
इसकी रोशनी क्या हो गई, इसके अनुसार, पोइट के अनुसार क्या हो गई, डबल हो गई, एक तो आईने के अंदर और एक बाहर कमरे के अंदर। तो डबल्ड द फ्लेम्स ऑफ 7 ब्रांच्ड कैंडलबरा। तो ये आईना क्या कर रहा था, इस 7 ब्रांचेज वाले, 7 मोमबत्ती होल्डर वाले कैंडलाब्रम जो है उसकी रोशनी को डबल कर रहा था। कौन, आईना। द फ्लेम्स यानी द बर्निंग कैंडल्स, ये फ्लेम्स किसकी है, ये बर्निंग कैंडल्स की है ना। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल एज, और क्या कर रहा था, उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा था, लाइट अपॉन द टेबल एज द ग्लिटर ऑफ हर ज्यूल्स रोज टू मीट इट। और वहां पर उसके जो गहने थे, ज्यूल्स, उस पर जो रोशनी गिर रही थी, ठीक है, उसका जिक्र कर रहा है। द ग्लिटर, चमकना, आईने से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के कहां गिरी थी, टेबल के ऊपर। कौन सी टेबल, जो उसकी ड्रेसिंग टेबल जो मार्बल की बनी हुई है, वहां पर उसके ज्यूल्स, गहने जो थे उसमें हीरे मोती जड़ित थे, उनके ऊपर रोशनी गिरी थी, वो ग्लिटरन, चमक रहे थे। फ्रॉम सैटिन केसेस, ये गहने कहाँ रखे हुए थे, जो गहने रखने की डिब्बी होती है सैटिन की बनी हुई है ना, फ्रॉम सैटिन केसेस, उनके अंदर। पोर्ड इन रिच प्रोफ्यूजन, रिच प्रोफ्यूजन का मतलब है इन रिच अबंडेंस, यानी प्रचुर मात्रा में जहां पर रखे हुए थे। तो खूब सारे गहने सैटिन केसेस में रखे हुए थे और रोशनी उन पे गिर रही थी और वो जगमग जगमग चमक रहे थे। तो इन दीज लाइन्स द डेकोरेशन ऑफ द रूम, द ऑर्नामेंट्स, मेकअप एटसेट्रा आर मेंशन्ड। इन पंक्तियों में कमरा, ड्रेसिंग एरिया और वहां पर जो डेकोरेशन की जो साजो सामान है, ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, मेकअप है, इनका यहां पर क्या किया गया है, जिक्र किया गया है कि ये महिला जो है तैयार हो रही है, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है और इतना शानदार इसका वर्णन किया गया है कि ये किसी बहुत बड़ी महारानी से कम नहीं है और ये क्या कर रही है, तैयार हो रही है। और बातों ही बातों में हमें ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि जो प्रेम का देवता क्यूपिड जो है वो भी क्या कर रहा है, इसको तैयार होने में एक तरह से मदद कर रहा है, यानी वो भी इन अमीर लोगों के समक्ष झुके हुए हैं। फिर आगे देखें, इन वायल्स, वायल्स का अर्थ होता है छोटी छोटी शीशियां, छोटी छोटी बॉटल्स, स्मॉल बॉटल्स ऑफ आइवरी, यानी आइवरी की बनी हुई, हाथी दांत की बनी हुई, एंड कलर्ड ग्लास, और रंगीन कांच। अनस्टॉपर्ड, अनस्टॉपर का मतलब विदाउट स्टॉपर्स। लर्क्ड, लर्क्ड यानी ले हिडन, छिपा हुआ। हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम्स, सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, कृत्रिम, परफ्यूम्स यानी सुगंध, ठीक है। तो इत्र, तो ये क्या कर रही है, छोटी छोटी कांच की रंगीन शीशियां हैं जिनमें इत्र भरा हुआ है और इन इत्र को लगा रही है, ठीक। अब ये इत्र लगाएगी तो आसपास में हवा में उसकी खुशबू भी फैलेगी। अंग्युएंट, अंग्युएंट का मतलब ऑइंटमेंट। प्रोबेबली द वर्ड रेफर्स टू कॉस्मेटिक क्रीम्स, संभवतः ये शब्द जो है जो कॉस्मेटिक क्रीम्स होती है उसके लिए अप्लाई हुआ है कि अंग्युएंट, पाउडर्ड और लिक्विड, ठीक है, ये सब कुछ वो अप्लाई करती है। यानी टीएस एलियट क्या कहना चाह रहा है कि ये जो ब्यूटी जिसका ये दिखावा कर रही है वो सब कुछ क्या, आर्टिफिशियल ब्यूटी है। ट्रबल्ड, कंफ्यूज्ड एंड ड्राउंड द सेंस इन ऑडोर्स, फिर भी ये अपने आप को ट्रबल्ड महसूस कर रही है, कंफ्यूज्ड महसूस कर रही है, एंड ड्राउंड द सेंस इन ऑडोर्स, और आसपास में जो परफ्यूम की खुशबू फैली हुई है उसमें अपने आप को ड्राउंड, डूबी हुई महसूस कर रही है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। स्टीयर्ड बाय द एयर दैट फ्रेशन्ड फ्रॉम द विंडो, और कमरे की जो खिड़की है उससे कहीं पर जब ताजी हवा आती है, वो ताजी हवा का को झोंका जो है इस खुशबूदार कमरे में जब प्रवेश करता है और उसके पास जाता है वो इसको डिस्टर्ब करता है। यानी जो असली वातावरण है जो हमारे लिए बना है
उसमें से ताजा हवा का झोंका वो डिस्टर्ब कर रहा है इसको, आर्टिफिशियल जो सुगंध है वो डिस्टर्ब नहीं कर रही है। These ascended in fattening the prolonged candle flames, और ये जो खुशबुएं परफ्यूम की, these ascended फिर हवा में ऊपर जाती हैं, in fattening the prolonged candle flames। fattening का मतलब क्या होता है? enlarging, prolonged का मतलब lengthened out, लंबा करना। और जब ये खुशबुएं जो है परफ्यूम की कुछ कण जो है जब कैंडल फ्लेम्स के पास जाती हैं तो कैंडल फ्लेम के साथ मिलकर के वो और लंबी हो जाती है, क्योंकि परफ्यूम इत्यादि क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, इसलिए उनकी जो लपटें हैं, मोमबत्ती की लपटें और तीव्र हो जाती है और लंबी हो जाती हैं। तो वैसे यहां पर जिक्र क्या चल रहा है? द रूम वाज सैचुरेटेड विद एक्सेसिव फ्रेग्रेंस, कि कमरा जो है अत्यधिक खुशबू से भरा हुआ है। इट गेट डिस्टर्ब्ड एट टाइम्स बाय द फ्रेश एयर कमिंग फ्रॉम विंडो, और खिड़की से कभी कभी जो फ्रेश एयर आती है उससे डिस्टर्ब हो जाती है ना। और यहां पर दे रखा था ना, स्टीर्ड बाय द एयर, है ना। इसका मतलब क्या है? द एयर कैरिड द सेंट टू द सीलिंग वेयर द कैंडल्स फ्लेम्स गॉट ब्राइटन बाय द सेंटेड ब्रीज। वही बात जो अभी मैंने आपको पहले बताई कि हवा के माध्यम से जब ये खुशबू सेंट जो है ऊपर जाती है और मोमबत्ती के पास जाती है तो मोमबत्ती की लपटें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लैक्वेरिया। लैक्वेरिया क्या होता है? ए सीलिंग कंसिस्टिंग ऑफ कंपार्टमेंट्स विद बैंड्स बिटवीन द पैनल्स। छत समझ लो उसको, ठीक है। छत के कई भाग बने हुए, पुराने वाले मकान जो है इसी तरह से बने होते थे, ठीक। एक छत है उसमें से गोलाकार डोम जैसे बने होते थे, सेक्शंस जो है बने हुए होते थे। तो फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लैक्वेरिया स्टीरिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग। द कॉफर्ड सीलिंग का मतलब क्या है? द सीलिंग हैविंग अ डीप पैनल ऑन विच अ पिक्चर और डिजाइन इज पेंटेड। एक सीलिंग है, अंदर की छत, हैविंग अ डीप पैनल, जिसपे डीप पैनल है, ऑन विच अ पिक्चर और डिजाइन इज पेंटेड, जिस पर कोई तस्वीर है या डिजाइन जो है वो पेंट करी हुई है, उसका जिक्र है। ह्यूज सीवुड फेड विद कॉपर। ह्यूज सीवुड यानी अ बिग पीसेस ऑफ फायरवुड। कमरे के अंदर फायर प्लेस जो है लगा हुआ है, उसके अंदर फायरवुड जो है डली हुई है, जलने के लिए, आग के लिए लकड़ियां। फेड विद कॉपर यानी पुट फायर विद टोंग्स ऑफ कॉपर। पुराने जो मकान होते थे इन अंग्रेजों के, ठीक है, अपने हिंदुस्तान में भी ऐसे देखे गए हैं अंग्रेजों के आने के बाद में, जब उन्होंने यहाँ पर मकान बनाए सर्दियों के मौसम में खास तौर से, ये लोग क्या करते थे, एक फायर प्लेस रखते थे, उस फायर प्लेस के अंदर लकड़ियां डाली जाती थी, आग जलाई जाती थी, जिससे घर जो है गर्म रहता था, ठीक है। यहाँ इस फायर प्लेस में लकड़ी का जो टुकड़ा डालने के लिए जिस चिमटे का इस्तेमाल किया जाता है वो चिमटा बना हुआ है किसका? तांबे का। अब तांबा जो है अग्नि में प्रवेश करेगा तो उसकी लपटें कैसे निकलेगी, ठीक है, तो उनका जिक्र जो है यहां पर किया जा रहा है। फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लैक्वेरिया, और इन सब मोमबत्तियों का जो धुआं है ऊपर लैक्वेरिया अर्थात सीलिंग की तरफ जाता है। स्टीरिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग, और ऊपर सीलिंग के ऊपर डीप पैनल लगा जहां पर कोई तस्वीर लगी हुई है, और धुआं जब ऊपर जाता है तो वो पेंटिंग जो है ऐसा लगता है जैसे हिल रही हो, जो हिल नहीं रही है बल्कि धुएं के अंदर हिलती हुई से ऐसे महसूस होती है। ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर, और सी वुड समुद्री कोई लकड़ियां होती होंगी भाई जो जलाने में काम में आती होंगी या ज्यादा जलती होंगी, ठीक है, तो उन लकड़ियों को फायरवुड की तरह से, जलाऊ लकड़ी की तरह से फायर प्लेस में डाला जा रहा है। किसकी मदद से? विद कॉपर। विद कॉपर का मतलब है कॉपर टोंग, कॉपर टोंग्स, तांबे का बना हुआ चिमटा, उसकी मदद से। बर्न्ड ग्रीन एंड ऑरेंज, और जब ये तांबा अग्नि में प्रवेश करता है तो लपटें कैसे रंग की निकलती हैं? ग्रीन एंड ऑरेंज रंग की।
framed by the colored stone in which sad light a carved dolphin swam. और वहीं पर पहले एक शब्द को देख लेते हैं, बर्न ग्रीन एंड ऑरेंज को देख लो. शॉन इन ग्रीन कलर वाइल बर्निंग, जब तांबा अग्नि में प्रवेश करता है तो किस तरह की रंग की वो अग्नि निकलती है, ग्रीन कलर की. फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन, यानी द फायर प्लेस वॉज फ्रेम्ड बाय स्टोन्स ऑफ वेरियस कलर्स. और जो फायर प्लेस बना हुआ मकान के अंदर वो विभिन्न तरह के रंगीन पत्थरों से बना हुआ है. फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन, उसकी फ्रेम जो है वो विभिन्न रंगों की है. इन विच सैड लाइट ए कार्व्ड डॉल्फिन स्वैम. सैड लाइट यानी ग्लूमी लाइट, और जो रोशनी हो रखी है वो कोई प्रसन्नचित रोशनी नहीं है, ग्लूमी लाइट इसको कह के संबोधित किया गया है. ए कार्व्ड डॉल्फिन स्वैम, और उस फायर प्लेस के ऊपर जो जगह है दीवार के ऊपर, वहां पर एक डॉल्फिन की, डॉल्फिन आप जानते हैं, ठीक है, मछली होती है बड़ी, 8 से 10 फीट उसकी हाइट तक होती है, उसकी तस्वीर जो है वो वहां पर बनाई हुई है. यानी एन इमेज ऑफ ए डॉल्फिन कार्व्ड ऑन द रियर वॉल ऑफ द मेंटल पीस सेम टू स्विम. फायर प्लेस की रियर वॉल यानी पीछे की दीवार, उसके ऊपर डॉल्फिन की बड़ी सी तस्वीर है. ऐसे लग रहा है जैसे मानो तैर रही हो. डॉल्फिन क्या है? इज अ सी एनिमल, समुद्री जानवर है. ए स्मॉल वेल, एक छोटी वेल मछली कह सकते हैं. सम 8 to 10 फीट लॉन्ग विद ए बीक लाइक स्नाउट. ठीक है, पतली सी इसकी चोंच होती है, मनुष्य के लिए फ्रेंडली होती है. बहुत सारा आपने टीवी पर या रील्स में कहीं देखा होगा कि कुछ लोग वेल के इसके साथ, डॉल्फिन के साथ खेलते हैं और इंसानों के साथ में बहुत ही ये फ्रेंडली होती है. तो उसकी तस्वीर जो है वहां पर लगी हुई है. अबव द एंटिक मेंटल वॉज डिस्प्लेड. कहाँ? अबव यानी ऊपर, द एंटिक एंड पुराना, मेंटल, एंटिक मेंटल, मेंटल से मतलब किससे है? उसी मेंटल पीस से है, फायर प्लेस से है, उसका ऊपर का स्थान. ठीक है, तो ये पुरानी फैशन का एंटिक मेंटल पीस जो है उसके ऊपर ये डिस्प्ले हो रही है, दिखाई पड़ रही है क्या? डॉल्फिन की तस्वीर. यो लग रहा है जैसे स्वयं, स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वयं, मानो ये तैर रही हो. इतनी खूबसूरती से उसको वहां पर लगाया गया है. एज दो a window gave upon the sylvan scene. Sylvan scene, the scene of a wooded desert. Sylvan scene यानी फॉरेस्ट सीन भी आप इसको कह सकते हैं. As though a window gave upon the sylvan scene the change of Philomel. और वहीं पर एक और तस्वीर लगी हुई है, जंगल का सा दृश्य है. द चेंज ऑफ फिलोमेल, और इसमें फिलोमेल की तस्वीर उसमें लगी हुई है. फिलोमेल क्या है? एक चिड़िया है, नाइटिंगेल है. ठीक है, इसके पीछे कहानी है, उसकी भी अभी अपन बात करेंगे. बाय द बार्बरस यानी क्रूर किंग. और ये जो फिलोमेल जो थी, जो कि नाइटिंगेल में बदली, किसकी वजह से? ये क्रूर राजा टेरियस जिसका नाम था, उसकी वजह से इसको बदलना पड़ा. किसमें? नाइटिंगेल में. कहानी क्या है वो थोड़ा सुन लीजिए, फिर समझ में आएगा ये तस्वीर जो लगी हुई क्या कह रही है. द चेंज ऑफ फिलोमेल, ये देखिएगा, द चेंज ऑफ फिलोमेल, ये रहा. दिस रेफर्स टू द स्टोरी ऑफ फिलोमेल, ए ग्रीक मिथ. ये एक ग्रीक मिथ है जिसमें फिलोमेल की कहानी है. एज डिस्क्राइब्ड इन लेटिन, और ये लेटिन भाषा में लिखी गई है, बाय द रोमन पोएट ओविड. रोमन पोएट ओविड ने लिखा है इन हिज मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस नाम से जो बुक है उसमें, ठीक है, उसमें 6th पार्ट में. अकॉर्डिंग टू द मिथ, इस कहानी के अनुसार, किंग टीरियस ऑफ थ्रेस, थ्रेस का राजा जिसका नाम है टीरियस, when escorting his sister-in-law
फिलोमेला जब अपनी सिस्टर इन लॉ फिलोमेला को ला रहा था, रेविश्ड हर एंड कट आउट हर टंग, तो रास्ते में वो क्या करता है, उसका रेप करता है, रेविश करता है उसको, और उसकी जुबान काट देता है, सो दैट शी माइट नॉट रिवील द ट्रुथ टू हर सिस्टर प्रोक्ने, ताकि फिलोमेला जो है ये इस टेरियस की पत्नी और फिलोमेला जो इसकी बहन लगती है, अपनी बहन को ये राज बता नहीं दे कि मेरे जीजा ने ऐसा किया है, तुम्हारे पति ने मेरे साथ ऐसा किया है। ठीक है, प्रोक्ने कौन है? द वाइफ ऑफ टीरियस। फिलोमेला वॉज लेफ्ट बिहाइंड एंड प्रोक्ने वॉज टोल्ड दैट हर सिस्टर वॉज डेड। फिलोमेला पीछे छूट जाती है, प्रोक्ने को कहा जाता है कि तेरी बहन तो मर गई। बट फिलोमेला डिपिक्टेड हर स्टोरी इन एम्ब्रॉयडरी, लेकिन फिलोमेला उसकी जुबान कट चुकी है, वो क्या करती है, अपनी इस कहानी को एम्ब्रॉयडरी करके, ठीक है, वो उसको तैयार करती है एंड सेंट इट टू प्रोक्ने, और प्रोक्ने यानी अपनी सिस्टर को भेज देती है। प्रोक्ने को जब ये पता चलता है कि मेरे पति ने ऐसा घृणित कार्य किया है, हु अवेंज्ड हर हस्बैंड्स क्राइम, तो फिर अपने पति ने जो क्राइम किया उसका बदला लेती है। क्या करती है? बाय किलिंग हर सन, अपने बेटे और टीरियस का बेटा जो है, यानी इन दोनों का बेटा जो है, उसकी हत्या कर देती है। एंड सर्विंग हिम एट डिनर टू हर हस्बैंड, और उसका मांस जो है पका करके वो अपने पति को खिला देती है। दिस लेड टू टीरियस सीकिंग टू पनिश हिज वाइफ। अब टीरियस को जब ये पता चलता है तो फिर वो अपनी पति को सजा देता है, हु फ्लेड टू हर सिस्टर। ठीक है, और इसकी पत्नी कहां भाग जाती है? ये काम करके अपनी बहन के पास चली जाती है। द गॉड्स चेंज्ड ऑल द थ्री इनटू बर्ड्स। तब गॉड जो है क्या करते हैं, इन सभी को पक्षियों में बदल देते हैं। टीरियस इनटू ए हॉक, टीरियस को तो बाज बना देते हैं। फिलोमेला इनटू ए नाइटिंगेल, फिलोमेला को नाइटिंगेल बना देते हैं। एंड प्रोक्ने इनटू ए स्वेलो, और प्रोक्ने को बना देते हैं एक स्वेलो, चिड़िया। ठीक है, तो ये बारबरस किंग जो जिक्र आया है वो कौन है? टीरियस है। और फोर्स्ड शब्द जो है इसका मतलब यहां पर क्या है? रेविश्ड है। यू कैन यूज ऑल्सो रेप्ड। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज रेप्ड। तो यहां पर अब आपको समझ में आएगा कि तस्वीर लगी हुई है द चेंज ऑफ फिलोमेल, कि किस तरह से फिलोमेला जो है बदल जाती है, ठीक है, पक्षी स्वरूप में, नाइटिंगेल में। बाय द बारबरस किंग, किसकी वजह से? बारबरस किंग टेरिस की वजह से। सो र्यूडली फोर्स्ड, जितने इतने बुरी तरह से उसको रेविश्ड किया था, यट देयर द नाइटिंगेल, फिर भी वो नाइटिंगेल बन जाती है। और नाइटिंगेल बन के क्या करती है? फिल्ड ऑल द डेजर्ट विद इनवॉयलेबल वॉइस। इनवॉयलेबल वॉइस का मतलब चेस्ट वॉइस, पवित्र आवाज। और अपनी चेस्ट या प्योर वॉइस के अंदर ये जो डेजर्ट है मॉडर्न वर्ल्ड का, इसकी जो एनवायरमेंट है, इसको अपनी पवित्र आवाज से इसको गुंजायमान करती है। नाइटिंगेल की जो आवाज है सबको अच्छी लगती है, क्लियर, प्रिय आवाज होती है। ठीक है, एंड स्टिल शी क्राइड एंड स्टिल द वर्ल्ड परस्यूज, और अभी वो चीख चीख के कहती है। द वर्ल्ड परस्यूज, द वर्ल्ड का मतलब क्या है? द मॉडर्न वर्ल्ड, द मॉडर्न वर्ल्ड। एंड स्टिल द वर्ल्ड परस्यूज जग जग टू डर्टी ईयर्स। ये जग जग साउंड जो है ये भी आपका क्या है? सिंबॉलिक है। कैसे? जग जग, ये क्या है? जॉन लिली द एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट रोट अबाउट द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल दस। ये जॉन लिली जो है, इन्होंने सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल लिखा है, और किस तरह से लिखा है पहले वो देख लीजिए। ओ इट इज द रेविश्ड नाइटिंगेल। ये रेविश्ड नाइटिंगेल कौन है? वही है
जग 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 जग, टेरिव टेरिव, ये टेरिव देखिए किससे मिलता जुलता है, ठीक है, टेरियस, किससे मिलता जुलता है, टेरियस, जो कौन था, बारबरस किंग था, ठीक है। तो ये जो नाइटिंगेल कैसे गाती है, जग 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 टेरिव, ऐसे करके। तो जैसे मान लो चीख चीख करके दुनिया को बता रही है कि मेरे साथ किसने गलत किया, टेरिव एंड टेरियस ने। शी क्राइज एंड स्टिल हर वोज एट मिडनाइट अराइज। तो ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं, ये ली गई हैं जॉन लिली की पोएम सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल से ली गई हैं। तो सिग्निफिकेंटली वन ऑफ द साउंड्स मेड बाय द नाइटिंगेल इज टेरिव। यहां पर एक आवाज इसके मुंह से क्या निकलती है, टेरिव, द नेम ऑफ इट्स वायलेटर, इसका जो अपराधी था, जिसने इसको खराब किया था, इसको रैविश किया था, उसका नाम। द वर्ड जग, और ये जो शब्द जग हैज इरोटिक इंप्लीकेशंस, इसके कुछ इरोटिक सेक्सुअल मीनिंग निकलते हैं। द नोट ऑफ द नाइटिंगेल अपीयर्स टू साउंड जग जग टू द डर्टी ईयर्स ऑफ द मॉडर्न मैन। तो ये जो आधुनिक दुनिया है, उस आधुनिक दुनिया को ये वाला नाम कौन सा, टेरिव यानी टेरियस, ठीक है, ये वाला नाम जो है इस आधुनिक युग को सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक, उनको केवल क्या सुनता है, जग जग। और ये जग जग जो साउंड है ये सेक्सुअल अपील के लिए काम में आ रहा है, ठीक है, कि मेरे को सेक्सुअली असोल्ट किया, जग जग, टेरिव, किसने किया, टेरिव ने। तो सिर्फ ये जो डर्टी ईयर्स कहा गया है, ये डर्टी ईयर्स किसके हैं, द मॉडर्न वर्ल्ड के हैं, ठीक है, इनको सिर्फ क्या सुनाई पड़ता है, जग जग, ये सुनाई पड़ता है, ये सेक्सुअल अपीलिंग वर्ड सुनाई पड़ते हैं, आगे टेरी उनको सुनाई नहीं पड़ता है। इसलिए इस आधुनिक दुनिया के कानों को क्या कहा है, डर्टी ईयर्स कहा है। एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम, एक बार फिर से देखेंगे यहां, द एलिजाबेथन पोइट्स रिप्रोड्यूस द साउंड ऑफ नाइटिंगेल एट जग जग सिंबॉलिक ऑफ सेक्सुअल एक्ट, ठीक है, ये जग जग क्या है, सेक्सुअल एक्ट को सिंबलाइज करते हैं, इसलिए आधुनिक दुनिया को यही सुनाई पड़ते हैं ना, ठीक है। द आइडिया ऑफ द पेंटिंग हियर इज दैट हर सॉन्ग हैज बीन डिग्रेडेड इनटू सेक्सुअल एक्ट। और यहां पर जो पेंटिंग लगी हुई है फिलोमेला की चेंज की, वो किस तरह से बदलती है नाइटिंगेल में, और वो ये गीत गाती है, द पेंटिंग हियर इज दैट हर सॉन्ग हैज बीन डिग्रेडेड इनटू सेक्सुअल एक्ट। और इसका जो सॉन्ग है जिसमें कातिल के नाम लेने की कोशिश करती है, उस गाने को इस आधुनिक युग ने डिग्रेड करके एक सेक्सुअल एक्ट के रूप में ही समझ लिया है, इसलिए इसको डर्टी ईयर्स कहा गया है। फिर अगली पंक्ति आती है, एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम, उसको देखो, विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम यानी रेफरेंस इज टू पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग पास्ट इवेंट्स हैविंग नो लॉन्गर एनी इंटरेस्ट, है ना। तो रेफरेंस किसका है इसमें, एंड अनदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम, विदर्ड का मतलब जिसको भुला दिया गया हो, वैसे इसका अर्थ मुरझाना होता है। तो रेफरेंस इज टू पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग पास्ट इवेंट्स, वो तस्वीरें जिनमें भूतकाल की घटनाएं दर्ज हैं, हैविंग नो लॉन्गर एनी इंटरेस्ट, और अब लोगों को उनमें कोई रुचि नहीं रही है। तो यहां पर फिलोमेला की जो तस्वीर है उसमें सिर्फ वो सेक्सुअल अपील को ही खोजते हैं, उसके साथ क्या अन्याय हुआ उसमें अब उनकी कोई रुचि नहीं रही है। एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम, क्लियर, वर टॉल्ड अपॉन द वॉल्स, टॉल्ड अपॉन यानी पेंटेड, और ये तस्वीरें जो कि दीवार पर पेंट करी गई हैं, अपॉन द वॉल्स, स्टेरिंग फॉर्म्स लीन्ड आउट, लीनिंग, हशिंग द रूम एनक्लोज्ड। पहले तो लीन आउट का अर्थ समझ लीजिए, द पिक्चर्स अपीयर्ड टू बी अलाइव, लीन्ड आउट यानी पिक्चर में जो पात्र हैं वो इसे झांक झांक करके देख रहे हैं, मानो कि वो क्या हो, बिल्कुल सजीव हो। तो लीन्ड आउट का मतलब द पिक्चर्स अपीयर टू बी अलाइव, ये तस्वीरें जो है बिल्कुल सजीव नजर आ रही हैं। लीनिंग
झुक करके देख रही हैं। हशिंग, हशिंग यानी किसी को शांत रहने का इशारा करना। हशिंग यानी साइलेंसिंग द रूम एनक्लोज्ड, और जैसे मानो इशारा कर रही हो कि चुप हो जाओ। फिर यहां पर क्या होता है, चुप क्यों हो जाए? देयर कम्स साउंड ऑफ फुट स्टेप्स ऑफ सम विजिटर, तभी किसी विजिटर के आने के संकेत मिलते हैं उसके पद चिन्हों की आवाज से, उसके पांव की आवाज से। द लेडी गॉट एक्साइटेड बाय द अराइवल ऑफ हर लवर, इस महिला को पता है कि कौन मिलने आ रहा है, उसका प्रेमी मिलने आ रहा है, तो बड़ी उत्साहित हो जाती है ना। एंड स्टार्टेड ब्रशिंग हर हेयर इन लाइट, और वहां पर मोमबत्ती की रोशनी में आईने के समक्ष बैठी हुई है तो अपने बालों में ब्रश करने लग जाती हैं। शी वॉन्टेड टू स्पीक बट कुंट अटर ड्यू टू हर नर्वसनेस, घबराई हुई है, कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती हैं। ठीक है, तो यहां पर द अदर सीन्स कार्व्ड ऑन द वॉल ऑफ द पास्ट, अब इन सीन्स की जो बात चल रही थी उनकी बात है। द अदर सीन्स कार्व्ड ऑन द वॉल ऑफ द पास्ट हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर मॉडर्न मैन, कि आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो लोग हैं, उनके लिए ये पास्ट को दर्शाने वाली जो तस्वीरें हैं उनका कोई मतलब नहीं है उनके लिए, यहां पर ये बताया जा रहा है। अब इस चीज पे आते हैं, फुट स्टेप्स, ये इससे जुड़ा हुआ है। फुट स्टेप्स शफल्ड ऑन द स्टेयर, कि सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आती है। अंडर द फायर लाइट, और जो फायर कैंडलब्रा के अंदर जल रही थी उसकी रोशनी में, अंडर द ब्रश हर हेयर, तो उसके बाल किसके अधीन हो जाते हैं? ब्रश के अधीन, अर्थात वो बालों में ब्रश करने लग जाती है। स्प्रेड आउट इन फियरी पॉइंट्स, फियरी पॉइंट्स यानी द हेयर शोन लाइक पॉइंट्स ऑफ फायर, और जब वो ब्रश करती है तो प्रत्येक बालों की जो पॉइंट हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो क्या है, पॉइंट्स ऑफ फायर हैं, अर्थात उनमें अग्नि चमक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डायन हो, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना, यानी वो अपने प्रेमी के लिए तैयार हो रही है। अब किसके लिए तैयार, किस काम के लिए तैयार हुई है, दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। ग्लोड इनटू वर्ड्स यानी हर हेयर ग्लोड एज इफ इट वुड बर्स्ट इनटू वर्ड्स, उसके बाल जो है ऐसे चमक रहे थे मानो कि वो बोल उठेंगे, यानी इतने सजीव, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। देन वुड बी सैवेजली स्टिल यानी साइलेंट येट इन अ मूड ऑफ एंगर, और फिर भी वो क्या है, शांत हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे उनको गुस्सा भी आ रहा हो। अभी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बोल पड़ेंगे, शांत हैं, गुस्सा आ सकता है ना, ये क्या है देखते हैं। अब जब ये प्रेमी और प्रेमिका आपस में बात करते हैं, कैसी बात करते हैं? माई नर्व्स आर बैड टनाइट, माई नर्व्स यानी मेरा मन, वैसे स्नायु कहते हैं शुद्ध हिंदी में, स्नायु से समझ में नहीं आएगा, आप इसको यूं समझिए, माई नर्व्स आर बैड टनाइट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है स्टेटमेंट, यानी इसके द्वारा, महिला के द्वारा बोला गया है। तो ये अपने प्रेमी से कहती है कि मेरा मन जरा ठीक नहीं है, ठीक है, आज रात को मेरा मन ठीक नहीं है। यस बैड, हाँ बहुत बुरा सा मन हो रहा है। स्टे विद मी, इसलिए तुम मेरे पास रुक जाओ, यानी प्रेमी का आशय क्या था कि मैं वहाँ उस महिला के पास जाऊँगा, ठीक है, हम रिलेशन मेंटेन करेंगे, रिलेशन बनाएंगे और फिर मैं वापस लौट आऊँगा। लेकिन महिला चाहती है कि मुझे ये जो फिजिकल रिलेशन है इससे थोड़ा आगे कुछ भावनात्मक रिश्ता भी चाहिए, जिसमें हम आत्मीय रूप से एक दूसरे के साथ बैठ करके बातें कर सकें। इसलिए वो अपने प्रेमी से रुकने के लिए कहती है, क्या कहती है कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज रात को मन ठीक नहीं है, थोड़ा बुरा सा लग रहा है, स्टे विद मी, इसलिए मेरे साथ रुक जाओ, ठहर जाओ। स्पीक टू मी, लेकिन प्रेमी जो है वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप बैठा है। दैट शोज दैट देयर इज नो इंटीमेसी बिटवीन दीज टू, ठीक है, देयर रिलेशनशिप इज एम्प्टी, इनका रिश्ता क्या है, थोता है, खाली है, होलो है, शैलो है, एम्प्टी है, ठीक है। देयर इज नो वार्मथ ऑफ लव इन देयर रिलेशनशिप, उनके रिश्ते में प्यार की ऊष्मा, प्यार की गर्माहट नहीं है।
इसीलिए इसको कहना पड़ता है क्या, स्पीक टू मी, मुझसे बात करो। वाई डू यू नेवर स्पीक, तुम कभी कुछ बोलते क्यों नहीं, सिर्फ आते हो, रिश्ता बनाते हो एंड चले जाते हो। वाई डू यू नेवर स्पीक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, स्पीक, कुछ बोलो। वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं। वॉट थिंकिंग, क्या सोच रहे हो, वॉट, क्या। यानी अब ये जो औरत, ये जो महिला जिस तरह से बात कर रही है, सवाल पर सवाल दागे जा रही है, वो खुद अपने आप में मीनिंगलेस लग रहे हैं। आई नेवर नो वॉट यू आर थिंकिंग, मुझे कभी पता नहीं होता है कि तुम सोच क्या रहे होते हो। दैट मीन्स इनके विचारों में आपस में कोई तालमेल नहीं है, एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है उनको आपस में पता नहीं होता है, इनका जुड़ाव मानसिक तौर पर, आत्मीय तौर पर नहीं है। इस पंक्ति से ये प्रतीत होता है। थिंक, सोचो। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में देखिए। द सीन ऑफ लेडीज मीनिंगलेस टॉक टू हर लवर, ये सीन क्या है, ये लेडी जो है मीनिंगलेस टॉक करती है अपने लवर से। आस्किंग हिम टू स्टे एज हर नर्व्स आर बैड, उससे कहती है कि मेरा मन ठीक नहीं इसलिए रुक जाओ। द लवर डजंट रिप्लाई, लेकिन लवर कोई भी जवाब नहीं देता है। बट लुक स्टिल, बस उसको घूरता रहता है, उसकी तरफ देखता रहता है। शी परसिस्टेंटली आस्क्स क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, वो लगातार सवाल दर सवाल उससे पूछती है। एंड आस्क हिम टू स्पीक टू हर, उससे कहती है तुम मुझसे बात करो। शी वॉन्टेड टू नो वॉट ही वॉज थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है वो ये जानना चाहती है लेकिन जान नहीं पाती है। I think we are in Rat's Alley, where the dead man lost their bonds. Rat's Alley, तो फिर आखिर में उसका प्रेमिक जवाब देता है, वो तो आई थिंक, मुझे लगता है, वी मीन्स यू एंड आई आर इन Rat's Alley. Rat's Alley क्या है, ए नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स फ्रिक्वेंटेड बाई रैट्स, यानी चूहों का संसार, दो इमारतों के बीच में बहुत तंग सी गली या नाली जिसमें चूहे दौड़ते रहते हैं। तो कहता है मुझे लगता है वी आर इन रैट्स एली, कि हम जिस तरह से हमारा ये रिश्ता है, हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम चूहों की दुनिया में हैं, एक दूसरे बस इधर उधर भागते रहते हैं। वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, वो तंग रास्ते जहाँ पर मृत व्यक्तियों की हड्डियाँ पड़ी रहती हैं, हम वहाँ हैं। तो अपने रिश्ते की तुलना वो इस तरह से करता है। The life of contemporary man is a living death which carries no hopes for transformation. यहाँ पर ये जो लाइफ है किसकी, कंटेम्पररी मैन, यानी ये जो इस दौर के जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो क्या बन चुका है, ए लिविंग डेथ, कि वो जिंदा तो हैं लेकिन मरे हुए से प्रतीत होते हैं, लिविंग डेथ, विच कैरीज नो होप्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और इनके जीवन में किसी भी किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीदें नहीं है कि ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे क्या। इवन द डेथ हैज नो सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, यहां तक कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें डेथ जो है उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखिए यहां पर क्या कहा, वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, यहां पर डेड मैन शब्द जो है उसका मतलब क्या है कि स्पिरिचुअली डेड मैन, वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स। पोएम के संदर्भ में ये मीनिंग निकलता है स्पिरिचुअली डेड मैन, कि जो आध्यात्मिक रूप से जो लोग मर चुके हैं उनकी हड्डियां, यानी हम तो सिर्फ जिंदा हैं, ठीक, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं। यानी हम क्या हैं, हम हैं लिविंग डेड पर्सन, तो हम तो सिर्फ उनकी हड्डियों की तरह से हैं, यानी हमारा शरीर है, आत्मा मर चुकी है, मुझे ऐसा महसूस होता है। यह जवाब देता है वो उसका लवर। वॉट इज दैट नॉइज, तभी बाहर कोई आवाज सुनाई पड़ती होगी, ठीक है, तो कहती है कि वॉट इज दैट नॉइज, ये शोर कैसा, द विंड अंडर द डोर, कि दरवाजे के नीचे से हवा आ रही है उसका शोर है। What is that noise now? फिर से आवाज आती है, तो फिर से वो पूछती है अब की बारी आवाज कैसी है। What is the wind doing? ये हवा क्या कर रही है हमारे यहाँ,
यानी हवा, यानी जो स्पिरिचुअली आपको जागृत करना चाहती है वो आपको इरिटेट कर रही है। नथिंग अगेन नथिंग, फिर जवाब आता है नथिंग अगेन नथिंग, कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है। वो जवाब देता है प्रेमी, नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, इस तरह जवाब देता है। तो फिर से यहां इनके बीच में मीनिंगलेस टॉक जो है होती है। यहां पर ये नथिंग अगेन नथिंग है, ये देखिए एम्फेसिस इज ऑन द एम्प्टीनेस इन द वेस्टलैंड, कि वेस्टलैंड खुद क्या है, ये एम्प्टी है, खाली है, और इस खाली दुनिया में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, नथिंग 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 मिलेगा। तो ये बार 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 इसी तरह के शब्द जो है ये बोले जा रहे हैं। डू यू नो नथिंग, फिर से क्या आता है, नथिंग। डू यू सी नथिंग, तो क्या कहती है, डू यू नो नथिंग, क्या तुम कुछ नहीं जानते। डू यू सी नथिंग, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। डू यू रिमेंबर नथिंग, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। यानी यहां पर फिर से इनके बीच में मीनिंगलेस टॉक जो है जारी रहती है। अगेन सम मीनिंगलेस एंड मैकेनिकल कॉन्वर्सेशन बिटवीन द लेडी एंड हर लवर, प्रेमी और उसकी प्रेमिका के बीच में फिर से मैकेनिकल और मीनिंगलेस टॉक जारी रहती है। ये दर्शाता है कि चाहे आप अमीर हों चाहे गरीब हों, आपके बीच में जब रिश्तों में प्रेम नहीं है तो इसी तरह के मीनिंगलेस टॉक जो है आपके बीच में जारी रहते हैं। आई रिमेंबर, तो इसका प्रेमी क्या जवाब देता है, देखिए आई रिमेंबर, मुझे याद है। यानी सवाल क्या चल रहे हैं, वो जवाब क्या दे रहा है, उनके बीच में कहीं पर कोई नाता नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि इनके आपस का रिश्ता भी क्या है, ठीक नहीं, आपस का संबंध भी ठीक नहीं है। इसलिए ये डिसकनेक्टेड या डिटैच्ड रिलेशनशिप का उदाहरण है। अब आगे देखिए प्रेमी क्या कहता है, आई रिमेंबर, मुझे याद आता है, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। ये पंक्ति पहले बैरियल ऑफ द डेड वहां पर भी आ चुकी है। शेक्सपियर का जो द टेम्पेस्ट है वहां से इसका रेफरेंस लिया गया है, जहां पर एरियल स्पिरिट जो है ये गीत गाती है। रेफरेंस टू एरियल इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, द लवर the lover recites the line which has no spiritual significance to him। ये प्रेमी जो है इस पंक्ति को गाता है, बोलता है, जिसके लिए कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई आध्यात्मिक महत्व इस पंक्ति का इस प्रेमी के लिए नहीं है, फिर भी अपने आप को उच्च दिखाने के लिए कहता है दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। डिसकनेक्टेड टॉक, क्या बोल रही है, क्या जवाब आ रहा है, कहीं पर कोई इसमें आपस में संबंध नहीं है। फिर वो कहती है आर यू अलाइव और नॉट, ठीक है, क्या तुम जिंदा हो या नहीं। यानी हियर लिविंग डेथ इन वेस्टलैंड हैज बीन सजेस्टेड। ये आर यू अलाइव और नॉट, तुम जिंदा हो या नहीं, तो ये किसको सजेस्ट कर रहा है, लिविंग डेथ इन वेस्टलैंड हैज बीन सजेस्टेड इस पंक्ति के माध्यम से। इज देयर नथिंग इन योर हेड, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है। बट oh, that Shakespearean rag, it's so elegant, so intelligent, what shall I do now, what shall I do, I shall rush out as I am and walk the street with my hair down, so what shall we do tomorrow। इस तरह से पंक्तियां चलती हैं, देखेंगे। पहले ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, शेक्सपियरियन रैग क्या है, reference to ragtime songs which are highly syncopated। खैर शेक्सपियरियन सॉन्ग जो है जिसका जिक्र आया है उसी की यहां पर बात चल रही है। दैट शेक्सपियरियन राग, इट्स सो एलिगेंट, वो प्रेमी फिर से कहता है कि वो शेक्सपियरियन की पंक्ति है भाई। इट्स सो एलिगेंट, सो इंटेलिजेंट, बड़ी सुंदर है, बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण बात कही है, ठीक है। अब ये सिर्फ उसी के बीच में घुमाता रहता है बात को। द लाइन्स कोट्स बाय द लवर फ्रॉम द टेम्पेस्ट, अभी जो पंक्ति आई थी पीछे 2000 पल्स, उसका जिक्र कर रहा है फिर से। इज मीनिंगलेस, ये इस प्रेमी के लिए प्रेमिका के लिए दोनों के लिए मीनिंगलेस है। एंड डिवॉइड ऑफ सिग्निफिकेंस टू द वेस्टलैंडर्स, और साथ ही साथ में जो वेस्टलैंड के जो निवासी हैं उनके लिए भी। इट्स मियर अ राग फॉर देम, ये तो सिर्फ इन लोगों के लिए सिर्फ क्या है, राग है। राग का मतलब लाइन विदाउट सेंस,
कई बार ऐसे ऐसे गीत होते हैं ना जो आप गाते रहते हैं लेकिन आपको उनका अर्थ पता नहीं होता है। ऐसे देख लो, आप हनुमान चालीसा गाते हो, बहुत सारी पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें आप गा लेते हो लेकिन आपको उसका मीनिंग नहीं आता, तो एक तरह से आपके लिए राग ही होगी। तो कहते हैं शेक्सपियरियन राग है भाई। दैट मीन्स आप गाते रहे हो, मीनिंग आपको भी नहीं पता है, यानी आपके लिए क्या है, मीनिंगलेस है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर यू। तो प्रेमिका था इट्स सो एलिगेंट सो इंटेलिजेंट। अब दूसरी तरफ ये प्रेमिका जो है वो बात करती है, ठीक है। These lines shows that modern man has lost its significance। ये पंक्तियां में ये दर्शाती है कि मॉडर्न मैन जो है, आधुनिक लोग जो हैं, हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। इन पंक्तियों का अर्थ वो खो चुके हैं। एंड पर्पस, इनका उद्देश्य क्या है वो उनको नहीं पता है। दे हैव नो आइडिया ऑफ द मीनिंग एंड गोल ऑफ लाइफ। इन आधुनिक युवाओं को अपनी जिंदगी का मतलब, उसका उद्देश्य क्या है, इनका कुछ भी पता नहीं है। कब? जब ये पंक्ति कही जाती प्रेमिका के द्वारा। क्या कहती है वो? व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं पता उसे, अब मैं क्या करूं। यानी तुम्हारे पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, दुनिया भर की सारी संपत्ति तुम्हारे पास है, स्टिल यू आर सेइंग व्हाट टू डू नाउ, कि क्या करूं। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूंगी। आई शैल रश आउट एज आई एम, मैं जिस अवस्था में हूं उसी अवस्था में बाहर भाग जाती हूँ। अब किस अवस्था में है? प्रेमी आ चुका है। दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर फिजिकल रिलेशनशिप, दैट मीन्स शी इज इन लेस, क्या कहेंगे आप, ठीक है, लेस अटायर्स, ठीक है, कम कपड़ों में, लेस अटायर में, कम उसने कपड़े पहन रखे हैं। तो कहती मैं इसी अवस्था में बाहर भाग जाऊं एंड वॉक द स्ट्रीट, और गली में चली जाऊं, विद माई हेयर डाउन सो, बाल खुले हुए हैं, ऐसे ही बाल करके चली जाऊं। What shall we do tomorrow, हम कल क्या करेंगे। That means you don't have any purpose in your life, that what you are going to do in your upcoming life, she doesn't know। ये सिंबलाइज करता है कि आधुनिक जीवन के लोगों को भी नहीं पता कि उनको क्या करना है, ठीक है। इनको आपस में शादी करनी है या क्या नहीं करना है, क्या करना है, इनका कोई पर्पस जो है इनके पास नहीं है। They are meaningless, they are purposeless, they are nothing। तो यही यहां पर शो होता है हमें। What shall we ever do, हम क्या करेंगे। The hot water at 10, यानी जो हमारा रोजमर्रा का काम है, क्या हम वही करें कि सुबह 10 बजे नहाना गर्मा गर्म पानी से। And if it rains, और यदि बारिश का मौसम हो, a closed car at 4, तो शाम को 4 बजे आएगी मेरे लिए कार, उसमें बैठ करके फिर मैं घूमने चली जाऊं। एंड वी शैल प्ले ए गेम ऑफ चेस, और हम गेम ऑफ चेस खेलेंगे। प्रेसिंग लिडलेस आईज एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर। प्रेसिंग लिडलेस आईज एंड लुकिंग एट द चेस बोर्ड वेरी अटेंटिवली, और फिर पूरा ध्यान जो है लिडलेस। देखिए लिड क्या होता है, आंखों की ये जो ढक्कन है ना, शटर आंखों का, पलकें, लिड। लिडलेस, लिडलेस यानी जहां पलके ही नहीं हो। यानी कहने का मतलब है जब आप गेम ऑफ चेस खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ, तो आप एक दूसरे के प्रति सतर्क रहेंगे और बिल्कुल पलके झपकाए बिना उसको देखते रहेंगे, यानी बहुत ही गौर से उसको देखेंगे कि कहीं सामने वाला व्यक्ति को चीटिंग नहीं कर जाए। प्रेसिंग लिडलेस आईज एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, अर्थात हम सिर्फ क्या करेंगे, चेस खेलेंगे और इंतजार करेंगे कब दरवाजे पर दस्तक हो, कब प्रेमी मिलने आए, है ना। The story of Middleton's play Women Beware Women। The knock at the door will be a signal that love affair should be brought to an end। अब देखिए क्या है, इस पंक्ति को समझिएगा। Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door। Women Beware Women, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था, उसमें एक चेस गेम खेला जाता है लीविया और बियांका की मदर इन लॉ के बीच में। फिर एक इशारा पहले से तय किया हुआ था कि ड्यूक जो है आकर के दरवाजा नॉक कर देगा, इसका मतलब ड्यूक ने अपना जो उद्देश्य है वो पूरा कर लिया है ना। तो प्रेसिंग लिडलेस आईज एंड वेटिंग फॉर नॉक अपॉन द डोर, कि हम तो सिर्फ चेस खेलते रहेंगे, दरवाजे पे नॉक कब हो गया, यानी काम हो गया, ठीक है, उसका इंतजार करेंगे। यानी सिर्फ फिजिकल प्लेजर हो गया अपना, अब उसके बाद में जाओ, ये वाला यहां पर मीनिंग निकलता है। द स्टोरी ऑफ मिडल्टन्स प्ले वीमेन बिवेयर वीमेन, द नॉक एट द डोर
will be a signal that love affair should be brought to an end. ठीक है, यहां पर दरवाजे पर नॉक कर दिया, इसका मतलब समझ जाओ कि अब अपना काम भाई समेटो और निकलो, है ना। दूसरी तरफ what shall we ever do, the hot water at 10 and if it rains a closed car at 4. ये क्या है? The routine of the life is summed up in these lines. इस महिला का जो रूटीन लाइफ है उसको यहां पर समेटा गया इन पंक्तियों में. फर्स्ट इज हॉट वाटर एट 10 o'clock. Thereafter she will go the club in a car if it rains and then they will play a game of chess. किसकी जिंदगी में क्या है? सुबह नहा लिया गर्मा गर्म पानी से, बारिश हुई तो शाम को 4 बजे निकल लिए कार लेकर के कहीं घूमने के लिए, कहीं कैफे में, बार में, किसी क्लब में, ठीक है, और फिर चेस खेल लिया. बस यही इनकी जिंदगी है. तो यहां पर ये जो पहला सीन था, ये सीन दिखाया गया किसका? ए गेम ऑफ चेस में जो रिच सेक्शन है उसका, जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, अपर क्लास है, उसका क्या हाल है, ये यहां पर दिखाया गया है. दूसरा सीन जो चलेगा वो चलेगा लोअर क्लास के लोगों का, कि सेक्सुअल परवर्जन और रिलेशन के मामले में उनके क्या हालात हैं, वो हमें वहां पर जानने को मिलेंगे. तो वो सब कुछ हम देखेंगे अगले क्लास के अंदर. चलिए, इसी क्लास में इतना काफी है, अगली क्लास में उसको लेते हैं दूसरे सीन को. ठीक है, थैंक यू.